नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम अकबर यानी मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हुमायूं और उसके समकालीन शेरशाह सूरी के बारे में जाना था। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित क्वेश्चन जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। अकबर मुगल साम्राज्य होता क्या है, इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं कि जब 1554 का समय था और हुमायूं जो था वो निष्कासित था, यानी शेरशाह सूरी ने कन्नौज के युद्ध में उसे भटकने के लिए मजबूर कर दिया था और वो दर बदर इधर उधर भटक रहा था। जब भटक रहा था तो शेरशाह सूरी का साम्राज्य उस समय दिल्ली सल्तनत पर था। होता क्या है, भटकते हुए हुमायूं 1554 ईस्वी में पेशावर पहुंचता है और 1555 ईस्वी में ये लाहौर पर अधिकार कर लेता है। लाहौर का सूबेदार कौन था उस समय? लाहौर का सूबेदार सिकंदर सूर। सिकंदर सूर, यानी कि यहीं से हम दोहराते हैं शेरशाह सूरी के साम्राज्य को। इधर हुमायूं तो भटक रहा था और उसने 55 में लाहौर पर अधिकार किया 1555 में, ठीक है। और 1555 में फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने क्या करा था, नसीब खां और ततार खां दोनों को हरा दिया था। दोनों को हरा दिया। अब इसका लाहौर पर अधिकार हो गया, यानी और इसका एक रास्ता दिल्ली सल्तनत के लिए दोबारा से खुल गया। इसके बाद में होता है सरहिंद की लड़ाई भी 1555 ईस्वी में ही होती है, जिसमें सिकंदर सूर और बैरम खां, मुगलों की तरफ से बैरम खां, इन दोनों का युद्ध होता है, जिसमें अफगानों की हार होती है और फिर से हो जाता है मुगल साम्राज्य का दिल्ली पर अधिकार। इधर होता क्या है, इधर शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो शेरशाह सूरी था, इसका जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह सूर था। इस्लाम शाह सूर का जो उत्तराधिकारी था वो फिरोज था। और फिरोज जो है उसका होता क्या है, उसका जो चाचा था मुबारक खां, खिलजी बोल गए। मुबारक खां क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है और आदिल शाह सूर के नाम से दिल्ली पर शासन करता है। अब दिल्ली पर शासन हो जाता है उसका। इधर होता क्या है, जब वो हत्या कर आदिल शाह सूर के नाम से जब दिल्ली पर शासन करता है तो इब्राहिम सूर जो था वो आदिल शाह सूर को वहां से भगा देता है, यानी हरा देता है और भगा देता है। भागने के बाद में ये आदिल शाह सूर कहां जाता है, ये जाता है चुनार और जौनपुर के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। यानी एक राज्य अफगानों का हो गया चुनार और जौनपुर क्षेत्र, दूसरा इब्राहिम सूर का हो गया दिल्ली और आगरा पर, ठीक है, और सिकंदर सूर का हो गया पंजाब पर। यानी शेरशाह सूरी का साम्राज्य 3 भागों में बट गया। अब होता क्या है, जो दिल्ली में था इब्राहिम सूर का साम्राज्य उस समय तक। तो मेरे प्यारे साथियों, इतिहास में पीछे जाएंगे और शुरू करेंगे अकबर ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य लिया, ठीक है, और किस प्रकार से शासन शुरू किया। तो होता क्या है, अकबर का नाम क्या होता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पूरा नाम इसका था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? यहां से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे अमरकोट। अमरकोट कहां पर था? इसका शासक कौन था? अमरकोट का शासक था वीर साल के यहां पर अकबर का जन्म हुआ था। इसकी माता कौन थी, समझते हैं। इसकी माता थी फारस की शिया। एक तो होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी। तो इसकी जो माता थी वो फारसी शिया हमीदा बानो बेगम थी। इसकी माता का नाम क्या हो गया? हमीदा बानो बेगम। आखिर ये थी कौन, इनके बारे में देख लेते। ये जो थी वो हिंदाल के गुरु, जो कि फारस के दोस्त थे, यानी फारस साम्राज्य था उसके दोस्त थे इसके गुरु। उसका नाम था मीर बाबा अकबर अली।
क्या है, मीर बाबा अकबर अली जामी। अकबर अली जामी की पुत्री थी, कौन थी, जो अकबर की मां थी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है। अब होता क्या है, अकबर को शुरू में जब अकबर छोटा था तो इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपरों पे पूछा गया कि अकबर का संरक्षण या संरक्षक कौन था। तो ठीक है ना, सभी को पता है बैरम खां इसका संरक्षक था, लेकिन वो आखिरी यानी शुरू में नहीं था, बाद में बना था। इससे पहले कौन कौन बने थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसका अस्करी ने संरक्षण बना था, अस्करी बना था, जो कि इसके चाचा थे एक तरीके से। ठीक है ना, हुमायूं के भाई थे, हुमायूं का भाई था। ठीक है ना, और अकबर का चाचा मान लीजिए। ये चार भाई थे, है ना, हिंदाल, कामरान, अस्करी और हुमायूं। तो संरक्षण मिला अस्करी को। और उसकी पत्नी जो थी सुल्ताना बेगम, इसने करा था अकबर का लालन पालन। ठीक है। होता क्या है कि जब साम्राज्य को बाबर के कहने से हुमायूं ने अपने भाइयों को बांट दिया, तो उनमें से एक भाई कामरान ने क्या करा था, सिंध लाहौर पर अधिकार कर लिया था। अब अधिकार कर लिया तो ये चीज अकबर को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो अकबर को अच्छी नहीं लगी, हुमायूं को। तो हुमायूं को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो हुमायूं ने क्या करा, उससे युद्ध हुआ। तो हुमायूं और कामरान में होता है युद्ध। जब कंधार को लेकर इसमें युद्ध होता है जबरदस्त तरीके से, कहां पर हुआ था, कंधार को लेकर युद्ध हुआ था। तो कामरान ने करा क्या था, अकबर को, क्योंकि हुमायूं की जो तोपें थी वो उसके महल के ऊपर बरस रही थी, गोले दाग रही थी दबा के। तो इसमें क्या करता है, जो कामरान है वो अकबर को भीत पर यानी किले की भीत पर उल्टा लटका देता है। लेकिन संयोगवश ये होता क्या है कि अकबर बच जाता है, सौभाग्य से तोप का निशाना नहीं बना, ना तीरों का ना किसी गोली का, ये क्या बच गया सौभाग्य से। लटकने के बाद भी दीवार पर उल्टा लटका दिया, यहां से बच गया। और समय हो जाता है 1551 ईस्वी में। अकबर थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो अकबर को 9 वर्ष की आयु में गाजी की सूबेदारी दी जाती है, कि गाजी की सूबेदारी दी जाती है कि तुम इसे संभालोगे 9 वर्ष की आयु में। लेकिन किसके संरक्षण में, अब देखो अकबर को जो संरक्षण मिलता है, सबसे पहला संरक्षक जो था वो अस्करी था, इसका चाचा। दूसरा था मुनीम खां के संरक्षण में ये गाजी की सूबेदारी संभालता है, यानी अकबर का ये संरक्षक बनता है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में सरहिंद की लड़ाई होती है, जो कि 1555 ईस्वी, यानी हुमायूं एक तरफ अफगानों की सेना थी, ठीक है ना, अफगानों की सेना थी, और सिकंदर सूर वाली, और दूसरी तरफ अफगानों की मुगलों की सेना थी बैरम खां के नेतृत्व में। इनमें होती है सरहिंद की लड़ाई। जब सरहिंद की लड़ाई होती है तो इसमें अफगान बुरी तरह हारते हैं और मुगलों की जीत हो जाती है। तो यहां से ये 1555 की घटना है। तो हुमायूं के लिए द्वार खुल जाता है दोबारा से भारत को विजित करने का, यानी दिल्ली सल्तनत को दोबारा से सिंहासन को पाने का। जब ये इस सरहिंद की लड़ाई को जीत जाता है तो हुमायूं अकबर को युवराज घोषित करता है। क्या करता है, युवराज घोषित करता है, और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अब अधिकार होने के बाद भाई अब ये राजा हो गया, ठीक है, लेकिन पूरी तरह संपूर्ण तरीके से अभी नहीं। यहां पर समझिए क्यों, कि अधिकार करने गए इसे लाहौर का जो गवर्नर गवर्नर नहीं था, अकबर को हुमायूं जो है भाई, जब सरहिंद का ये लड़ाई जीत जा, सरहिंद यानी लाहौर की तरफ, सरहिंद जो थी वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थी, ठीक है। लेकिन सरहिंद की लड़ाई 1555 में लड़ी गई थी बैरम खां के नेतृत्व में और अफगानों की इब्राहिम सूर के नेतृत्व में। यहां अफगान हार जाते हैं, तो यानी ये क्षेत्र हो गया अब मुगलों के अधिकार में। जब ये क्षेत्र मुगलों के अधिकार में हो जाता है तो हुमायूं अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाता है। देखो पहले 9 वर्ष की आयु में गाजी का था, अब लाहौर का गवर्नर उसे बना देता है। और अब इसका जो संरक्षक मिलता है जो कि मुनीम खां था, मुनीम खां को
अब इसका संरक्षक नहीं बनाते, यहां पर मुनीम खां को हटाया जाता है अकबर के संरक्षण से। जो संरक्षक था यहां से हटा के क्या करते हैं, हुमायूं का जो दूसरा पुत्र था मिर्जा हकीम, दूसरे पुत्र मिर्जा हकीम को संरक्षक बनाया जाता है। अब जो मुनीम खां था, मुनीम खां हो जाता है मिर्जा हकीम का संरक्षक। यहां तक आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। और बैरम खां को, यहां से बनता है बैरम खां अकबर का संरक्षक। तो बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया जाता है। अब इसी बैरम खां के अंतर्गत, यानी बैरम खां के देख रेख में अकबर का, बैरम खां के देख रेख में अकबर का कलानौर, क्या था, कलानौर, नारलोन नाम भी मिलता है कहीं कहीं पर। तो देखो कलानौर में अकबर का राज्य अभिषेक होता है, इसकी बैरम खां के संरक्षक में, संरक्षक के रूप में। संरक्षक बैरम खां था, अकबर का राज्याभिषेक हो गया, यानी राजा तो घोषित कर दिया, राज्याभिषेक हो गया। लेकिन अकबर ने इसे क्या बनाया था, वकील, वकील यानी वजीर। भाई मुगल साम्राज्य का वकील यानी वजीर बनाता बैरम खां। अब जो ज्यादातर शक्ति थी वो बादशाह के बाद में वजीर के हाथ में होती है, और वजीर कौन था, बैरम खां। तो होता क्या है कि ये सर्वे सर्वा अपने आप को समझने लगता है बैरम खां। अब हुमायूं की हो जाती है मृत्यु। जब हुमायूं की दीने पनाह की पुस्तकालय से, जो दीने पनाह था पुस्तकालय, हुमायूं लुढ़क कर उसकी सीढ़ियों से गिर जाता है और उसकी हो जाती है मृत्यु। तब अकबर उस समय कहां था, कारनौर में तो हुआ था। पंजाब के गवर्नर, यहां पर समझना, पंजाब के गवर्नर कौन था, सिकंदर सूर। तो ये सिकंदर सूर से लड़ रहा था, सिकंदर सूर से लड़ रहा था, ठीक है ना। अब इधर होता क्या है, यहां पर समझो, इसका तो हो गया राज्याभिषेक सिकंदर सूर से पंजाब में, क्योंकि लाहौर का गवर्नर बनाया था, तो सिकंदर सूर से इसकी लड़ाई होनी जायज हो गई, ठीक है। इधर कनानौर में बैरम खां के, बैरम खां से, ठीक है ना, नारनौर में बैरम खां की देखरेख में राज्याभिषेक, अब राजा भी बना दिया गया। और पंजाब लाहौर का गवर्नर था, तो सिकंदर सूर से लड़ाई हुई, तो इस पर भी अधिकार हो गया। अब यहां से थोड़ा पीछे फिर से इतिहास में जाते हैं कि इससे पहले हुमायूं का जो समकालीन था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी का साम्राज्य 3 भागों में बटा था, पंजाब का तो सिकंदर सूर, और जो दिल्ली आगरा का क्षेत्र था वो उसके चाचा, यानी जो इस्लाम शाह का बेटा था फिरोज, उसकी हत्या किसने करी थी, इसके चाचा खिरज खान ने, वो सॉरी मुबारिज खान ने करी थी उसकी हत्या, और आदिल शाह के नाम से दिल्ली पर बैठ गया। लेकिन इसे इब्राहिम सूर ने दिल्ली और आगरा से बाहर भगा दिया। तो ये जो आदिल शाह सूर था, ये जौनपुर और चुनार के क्षेत्र पर अधिकार कर शासन करने लगता है। तभी पीछे हटो, यहां पर पीछे हटेंगे हम इतिहास में, फिर देखेंगे क्या है कि इधर हेमू था, हेमू उर्फ हेमचंद्र। ये कौन था, ये रेवाड़ी का बनिया था, रेवाड़ी का बनिया था। इसने तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब देखो कहीं कहीं पर तो ये है तारदी बेग मिलता है, कहीं कहीं पर तारदी बेग मिलता है, लेकिन इसी घटनाक्रम में हम पीछे अगर हटे तो अफगानों का जो साम्राज्य वो 3 भागों में था। एक भाग का गवर्नर कौन था, सिकंदर सूर, जो पंजाब और लोहार की तरफ था, लाहौर की तरफ। अब जो आदिल शाह सूर, यानी आदिल शाह सूर कौन था, मुबारिज खां, जो कि आदिल शाह सूर के नाम से सिंहासन बैठता है दिल्ली के पर, लेकिन इसे कौन भगाता है, इब्राहिम सूर भगा देता है। तो ये जौनपुर और चुनार के क्षेत्र में राज करने लगता है, लेकिन दिल्ली का सिंहासन किसके हाथ में आया, इब्राहिम सूर के हाथों में। तो कहीं कहीं पर तारदी बेग मिलता है, तो कहीं कहीं पर इब्राहिम सूर भी मिलता है इसका नाम, ठीक है। मैंने इसलिए दोनों ही चीजें आपको बताई। तभी रेवाड़ी का जो था बनिया, हेमू उर्फ हेमचंद रेवाड़ी का बनिया था, ये इसे हरा देता है, यानी तारदी बेग या इब्राहिम सूर को ये हरा देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, और स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि
धारण करता है, किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ये 14वां व्यक्ति था। क्या था? 14वां व्यक्ति था जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। क्या करता है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। अब होता क्या है कि दिल्ली पर हेमू का हो गया, क्योंकि अभी तक ये लाहौर और पंजाब में इसका संघर्ष चल रहा था अकबर का। अब अकबर दिल्ली की गद्दी की तरफ बढ़ता है और इधर हेमू तारदी बेग को हरा देता है, यानी इब्राहिम सूर को। ठीक है, इसको हराने कहीं कहीं पर भाई ये इसका नाम ये आता है, कहीं कहीं पर इब्राहिम सूर आता है, इसलिए दोनों नाम बता के चल रहा हूं मैं। तो अब दिल्ली की तरफ जब बढ़ता है तो क्या होता है, अकबर और हेमू के बीच में 15 नवंबर 1556 को, याद रखना ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है, 15 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। क्या? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहला युद्ध पानीपत का इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है 1526 ईस्वी में। तो दूसरा युद्ध जो होता है वो 15 नवंबर 1556 हेमू और अकबर के बीच में होता है। इसमें हेमू लड़ता हुआ मारा जाता है, हार जाता है। पहले वो हार जाता है, फिर वो मारा जाता है। अब यहां पे हम थोड़ा पीछे हटेंगे। यहां पर देखो, अकबर का जो वकील था बैरम खां था और संरक्षक भी। तो 1556 में अब अकबर का राज आ गया। तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक का जो समय है, यहां पर समझो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी का जो समय है वो बैरम खां का समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वजीर था और वजीर के हाथों में सारी शक्तियां होती थी। तो ये क्या करता है, इस पर आरोप लगते हैं, शासन इसके हाथ में आ गया तो इस पर आरोप लगाते हैं। कौन लगाते हैं? सुन्नी अधिकारी, जो कि अकबर के सुन्नी अधिकारी थे, वो इस पर आरोप लगाते हैं कि ये सुन्नियों से भेदभाव करता है और शिया सुन्नी जो होते हैं, तो ये शिया लोगों को, क्योंकि ये शिया था, ये शिया लोगों को ऊंचे ऊंचे पद जागीरें बांटते हैं और अपने आप सुल्तान बनने की इच्छा जाहिर करता है, यानी ये सुल्तान बनना चाहता है अकबर को हटाकर। इस बात पर अकबर को आ जाता है क्रोध, और क्रोध आने पर वो एक प्रस्ताव पास करता है, एक आदेश देता है और क्या करता है, इसे महल की छत से नीचे फेंक देता है। नीचे फेंक कर मृत्यु दंड देता है। किसको? बैरम खां को मृत्यु दंड देता है। ये होती है बाद के बाद, 1556 से 1560 के बाद की। लेकिन इससे पहले क्या, ये विद्रोह करता है, तभी तो इस पर आरोप लगते हैं। तभी लगते हैं इस पर आरोप कि ये खुद राजा बनना चाहता है, खुद सुल्तान बनना चाहता है, शियाओं को जागीर अच्छी दे रहा है, ऊंचे ऊंचे पद दे रहा है, ठीक है, अपनी तरफ मिलाना चाहता है। तो इस पर जब आरोप लगते हैं, क्योंकि सत्ता इसके हाथ में थी, तो 1556 से 1560 के बीच की घटना है। तो ये क्या करते हैं, मुगल सेना और बैरम खां में युद्ध होता है तिलवाड़ा के निकट युद्ध होता है, जिसमें ये हार जाता है। अब इसमें बैरम खां हार जाता है क्योंकि इसे महल की छत से फेंककर मारकर मृत्युदंड का आदेश था अकबर का, लेकिन ये हार जाता है और इधर उधर भागते भागते भी लास्ट में आकर ये अपना आत्मसमर्पण अकबर के आगे कर देता है। अकबर के आगे आत्मसमर्पण कर देता है। तो अकबर इसे देता है 3 मौके। अकबर इसे 3 मौके देता है। वो कौन कौन से? तो पहला मौका इसे दिया जाता है कि चल इसे कालपी और चंदेरी का सूबेदार बना दिया जाए। तुझे कालपी और चंदेरी का सूबेदार बना दिया जाएगा, वहां पर शासन कर ले। अकबर ने इसे मौका दिया। दूसरा मौका मिलता है, या फिर तुम मुगल साम्राज्य का सलाहकार, यानी दरबार का सलाहकार बनकर मुगल दरबार में ही रहे। यानी क्या, दरबारी सलाहकार बनकर दरबार में ही रहे। ये इसकी दूसरा शर्त थी अकबर की, भाई मौके थे, या तो तू दरबारी सलाहकार बन जा या फिर कालपी या चंदेरी का सूबेदार बन जा। लेकिन तीसरा जो मौका इसे मिला वो है कि तू मक्का चला जा। अब इसे मंजूर होती है कि हाँ जी ठीक है, मैं मक्का चला जाऊंगा। जब ये मक्का के लिए जाता है तो जो अफगान सरदार थे
1555। देखो यहां पर फिर पीछे हटो इतिहास में कि 1555 ईस्वी में क्या होता, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें नसीब खां और तरतार खां को हुमायूं की जो सेना है वो हरा देती है। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें ततार खां और नसीब खां दो योद्धा लड़े थे अफगानों के गुजरात की तरफ। ठीक है, तो ये उसे हरा देता है। जब हरा देता है तो ये क्या है, बैरम खां, क्योंकि बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद का भी तो लड़ाई उधर ही हुई थी, इब्राहिम सूर की और उसकी, बैरम खां की मुगल साम्राज्य में। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में जब नसीब खां तरतार खां लड़ते हैं तो बैरम खां को उन्हीं में से मुबारक नाम का व्यक्ति, क्या है, मुबारक नाम का जो व्यक्ति है वो बैरम खां की हत्या कर देता है और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है। क्या, हत्या कर देता है और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं अकबर के जन्म से लेकर उसके शासन करने तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपरों में इनके आधार पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।